हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, क्लास 10 हिंदी सिलेबस क्षितिज से, और इसमें हम नेताजी का चश्मा के सारे प्रश्न उत्तर करेंगे, यानी प्रश्न अभ्यास लेंगे। मैंने इसमें रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी लिए हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, बिकॉज कई बार सीबीएसई में रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बच्चे उन उत्तर को लिखते हुए घबराते हैं क्योंकि उन्हें क्लास में नहीं किया होता है। तो इसलिए मैंने सभी प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। आप बने रहिए क्लास में, क्लास को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी बंक मत कीजिए क्लास को, और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। इससे पहले आप सभी अपने अटेंडेंस लगा दें, लाइक का बटन दबा करके। आप लोगों की किताब में जो पहला प्रश्न है वो है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले हर सेनानी का भरपूर सम्मान करता था। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी और वो बिना चश्मे वाली मूर्ति को देख नहीं पाता था। उसे लगता था कि नेताजी को बिना चश्मे के जरूर परेशानी होती होगी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति उसका सम्मान इसी बात से पता चलता है कि वो जाके चश्मा बदल दिया करता था। उसकी इसी सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। और इसके अंदर 3 बातें पूछी गई हैं। पहला है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, क्यों मना किया उन्होंने? इसका उत्तर है, कस्बे में लगी नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था। चश्मे बेचने वाला कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर उस कमी को पूरा करता था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो गई थी। हालदार साहब मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वह मायूस हो गए थे। प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है उसमें दिया है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना अभी खत्म नहीं हुई है। जो नई पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी कैप्टन से देशभक्ति सीख ली है, इसलिए वो खेल खेल में सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर लगाते हैं। इससे पता चलता है कि देशभक्ति की भावना अभी मौजूद है। तीसरा है कि हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के बाद जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों के द्वारा लगा हुआ सरकंडे का चश्मा देखा तो वो भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार जब मैं वहां से निकलूंगा तो मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा, क्योंकि कैप्टन मर गया है और किसी और में देशभक्ति की भावना अब रही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा वहां पर देखा तो उन्हें ये विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना अभी भी हमारे बच्चों में मौजूद है, इसलिए हमारा देश बहुत सुरक्षित है, क्योंकि भावी पीढ़ी ही देश को संभालेगी और उनके अंदर देशभक्ति की भावना अभी मौजूद है। यही सोच करके वो भावुक हो गए थे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपको आशय स्पष्ट करना है, यानी कि इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं, जो अपने देश के लिए अपना घर गृहस्थी, जवानी सब कुछ त्याग देते हैं। उन्हें उस स्वार्थी ग्रुप पर, जो देश का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो इन लोगों पर हंसता है, ऐसे लोगों पर उन्हें बहुत दुख हो रहा था, जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले देशभक्तों का सम्मान नहीं करते हैं बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं। और जब अपनी बारी आती है तो अपने स्वार्थ के लिए उनका अपना स्वार्थ सबसे ऊपर हो जाता है और वो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब पान वाले का स्केच बनाइए कि वो कैसा था। स्केच पेंसिल से नहीं बल्कि शब्दों में बनाना है। तो पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर बहुत ही कम बाल बचे थे। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की एक दुकान थी। वो किसी भी बात का अर्थ या उस बात का मर्म जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता था।
वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता था और दूसरी तरफ अपने मुंह में भी पान उसके भरा रहता था। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल और काले पड़ गए थे। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ था जिससे थोड़ी थोड़ी देर में वो चेहरा साफ करता था, गर्मी में अपना पसीना पोंछ लेता था। पांचवा प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पानवाले की ये टिप्पणी हर उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग देशभक्तों को पागल कहते हैं और उनकी जो देशभक्ति होती है उसे वो पागलपन ही समझते हैं। ऐसी बातें देश एवं देशभक्ति का अपमान है। जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं उनका भी ये अपमान है। वास्तव में पागलपन की हद तक अपने देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति ही श्रद्धा का पात्र होता है। उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। आगे प्रश्न अभ्यास में है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। आइए उनको देखते हैं। बच्चों मैं बता दूं कि ये पाठ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर होम एग्जाम में भी, हाफ ईयरली में भी, यूटीज में भी इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और रचना और अभिव्यक्ति के भी प्रश्न इस पाठ के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न रचना अभिव्यक्ति में निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे क्या पता चलता है कि हालदार साहब कैसे थे। इसका उत्तर है हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते। इससे उनकी देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा भी थी। दूसरा है पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिसके चलते कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देशभक्ति की भावना का पता चलता है। और इसमें ग है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे क्या पता चलता है कि कैप्टन कैसा था। कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि उसके मन में नेताजी देशभक्तों तथा शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों की बहुत इज्जत करता था और उनके प्रति वो श्रद्धा भी रखता था। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा। इसका उत्तर है जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अपने सामने देखा नहीं था, तब तक उन्हें यह लगता था कि कैप्टन शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी होगा या फिर आजाद हिंद फौज में उसने जरूर काम किया होगा। जो नेता की मूर्ति को चश्मे के बिना नहीं देखना चाहता है इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। और आजाद हिंद फौज में काम किया होगा उसने और वो बहुत ही हट्टा कट्टा और स्वस्थ होगा। अगला 8वां प्रश्न है कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस प्रश्न के 3 भाग हैं, 3 भाग का उत्तर आपको देना है। पहला है इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। दूसरा है आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। और तीसरा आपसे पूछा गया कि उस मूर्ति के प्रति आपके या फिर दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होंगे। उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य क्या होंगे आपके। तो पहले पार्ट का उत्तर है इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य होता है कि जिस भी व्यक्ति की हम मूर्ति लगा रहे हैं उसकी याद हमारे मन में हमेशा बनी रहे, उसकी स्मृति याद हमारे मन में हमेशा बनी रहे, हम उसे याद करते रहें और उस महापुरुष ने देश और समाज के लिए जो भी महान कार्य किया है उस महान कार्य से हम लोगों को भी प्रेरणा मिले, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले, ताकि हम भी अपने देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। दूसरा पार्ट है कि आप अपने इलाके में कौन सी मूर्ति लगाना चाहेंगे। तो मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, इसलिए मैं चाहूंगी कि वहां पर किसी प्रसिद्ध शिक्षाविद की मूर्ति स्थापित हो। देखो, राजनीति और धार्मिक नेताओं की मूर्तियां तो हर कोई लगाता है, जगह जगह पे आपने देखी होंगी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई होती हैं,
या फिर जो हमारे धार्मिक नेता हैं, कोई महात्मा वगैरह, उनकी मूर्तियां हमेशा लगी रहती हैं। लेकिन वो लोग जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उन लोगों की मूर्ति का विचार किसी के दिमाग में नहीं आता है। और मुझे लगता है कि समाज को स्थापित करने में या समाज में अच्छी बातें लाने में इन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं चाहूँगी किसी शिक्षाविद की मूर्ति वहाँ पर लगे। और जो तीसरा पार्ट था कि उस मूर्ति के प्रति मेरे या फिर दूसरे लोगों की क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कर्तव्य क्या रहेंगे, तो उसमें पहला है कि मूर्ति की स्थापना किसी ऐसी सड़क के पास नहीं करनी चाहिए जहां से यातायात बहुत प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है और फिर सारा पॉल्यूशन मूर्ति पर पड़ेगा। दूसरा, मूर्ति को आधार बनाकर कोई ऐसी बात ना तो कही जाए, ना ही कहीं छपे और ना किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मूर्ति के आसपास कोई ऐसी टिप्पणी ना लिखी जाए। अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना या फिर पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। या फिर ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में हम भी देश की प्रेम की भावना को प्रकट कर सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि आप देश के प्रति कैसे सम्मान प्रकट कर सकते हैं, कि आप देशभक्ति की भावना को कैसे दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने कार्यों से देश के प्रति सम्मान प्रकट करता है और देश के विकास के लिए काम करता है। जैसे दुकानदार है, वो ये कर सकता है कि अपने सामान में मिलावट ना करे। और जो बच्चे हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करें ताकि आप भविष्य में एक सफल व्यक्ति बने, जो भी आप बनना चाहते हैं सफल बने, ताकि अपने देश के विकास में आप सहयोग कर सकेंगे। चाहे आप डॉक्टर बने, शिक्षक बने, कलाकार बने, जो भी बने, वो आप इतनी ईमानदारी से करें उस काम को कि इससे आपके देश प्रेम का पता चलेगा। रचना और अभिव्यक्ति का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। देखिए, ये एक लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये डायलॉग आपकी किताब में, कि कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो हिंदी के की नज़र से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इसमें स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। जैसे उधर है, किधर है, गिराक है, ये गलत लिखे हुए हैं क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में लिखे हैं, जिस तरह से एक आम इंसान बोलता है। तो आपको इसे ठीक करके स्टैंडर्ड हिंदी जो हम पढ़ते हैं उस भाषा में लिखना है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अगर कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, ऐसे में उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया और उधर दूसरा फ्रेम लगा दिया। तो हमने यहाँ चेंज किए जो शब्द, उधर का उधर कर दिया, किधर का किधर कर दिया और ग्राहक का ग्राहक कर दिया, सही स्पेलिंग कर दिए। अगला प्रश्न है, भाई खूब, क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। देखिए, जब हम एक भाषा बोलते हैं और उस भाषा को बोलते वक्त हम दूसरी भाषा के शब्दों को ले आते हैं तो इसके बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहले तो इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। आप इंग्लिश बोलते बोलते बीच में एक शब्द हिंदी का बोल दीजिए, हिंदी बोलते बोलते एक शब्द आप पंजाबी का बोल दीजिए, तो आप देखिएगा कि आपकी भाषा की सुंदरता बढ़ गई। बात सुनने वाले को भी और कहने वाले को भी बहुत आनंद आता है उसमें, और भाषा की प्रवाहमयता बढ़ जाती है। मतलब जब हम बोलते बोलते कहीं पे हमें लगता है कि इस भाषा का ये शब्द हमें ध्यान में नहीं आ रहा, हम तत्काल वहां पर दूसरी भाषा का शब्द ले आते हैं, तो उससे हमारा जो फ्लो है बोलने का वो रुकता नहीं है। इससे पारस्परिक सहयोग व अपनत्व का आदान प्रदान होता है। मतलब जब हम अपनी भाषा में किसी दूसरी भाषा के शब्द लाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उन लोगों के साथ भी मित्रता का भाव रखते हैं जिनकी भाषा हम यहाँ पर बोल रहे हैं। नए शब्दों के आ जाने से नए शब्द भी पता चलते हैं। जो सुन रहा है आपकी भाषा, आपको तो पता है वो शब्द, लेकिन जो सुन रहा है या पढ़ रहा है उसे भी उन नए शब्दों का पता चलेगा। इससे भावनाओं और विचारों की सटीक अभिव्यक्ति होती है। इससे क्या होता है कि कई बार हमें बोलते हुए शब्द नहीं मिल रहे, मतलब हम अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सही तरह से दूसरे के सामने नहीं ला पाते क्योंकि हमें सही शब्द नहीं मिल रहा। अगर हम दूसरी भाषा का शब्द उस समय बोल दें तो फिर हम अपनी बातों को उसी तरह से रख सकते हैं जिस तरह से हम रखना चाह रहे हैं। शब्दों के अभाव में हमारी भावनाएं बदलती नहीं हैं। तो ये भी इससे एक फ़ायदा होता है। तो बच्चों, ये था नेताजी का चश्मा,
जिसके सारे प्रश्न मैंने इस क्लास में आपको पढ़ाए हैं और बहुत अच्छी तरह से उनके उत्तर समझा भी दिए हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को अगर सुन ही रहे हैं, क्लास में आपने ध्यान से सुना है, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर खुद से दे पाएंगे, इतनी तो गारंटी है। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए और क्लासेस के लिए आप बने रहिए दुर्गापाल मैम की क्लास में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर informative videos. Thank you. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.